स्टूडेंट, आई एम नेहा मिश्रा, आई एम टीचर फ्रॉम PME मेमोरियल स्कूल गोरखपुर। आई एम हिंदी टीचर। टुडे टॉपिक काल। आज हम पढ़ेंगे काल के बारे में। तो ये स्टार्ट करते हैं। क्रिया के जिस रूप से कार्य करने या होने के समय का ज्ञान होता है उसे काल कहते हैं। दूसरे शब्दों में क्रिया के उस रूपांतरण को काल कहते हैं जिससे उसके कार्य व्यापार का समय और उसकी पूर्ण अथवा अपूर्ण अवस्था का बोध हो। जैसे बच्चे खेल रहे हैं, मैडम पढ़ा रही हैं। बच्चे खेल रहे थे, मैडम पढ़ा रही थी। बच्चे खेलेंगे, मैडम पढ़ाएंगी। पहले वाक्य में क्रिया वर्तमान समय में हो रही है, दूसरे वाक्य में क्रिया पहले ही समाप्त हो चुकी थी तथा तीसरे वाक्य में क्रिया आने वाले समय में होगी। इन वाक्यों की क्रियाओं से कार्य के होने का समय प्रकट हो रहा है। काल के भेद। काल के 3 भेद होते हैं। वर्तमान काल, जो समय चल रहा है। भूतकाल, जो समय बीत चुका है। भविष्य काल, जो समय आने वाला है। वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में चल रहे समय का बोध होता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे पिताजी समाचार सुन रहे हैं, पुजारी पूजा कर रहा है। उपयुक्त वाक्यों में क्रिया के वर्तमान समय में होने का पता चल रहा है, अतः ये सभी क्रियाएं वर्तमान काल की क्रियाएं हैं। वर्तमान काल की पहचान के लिए वाक्य के अंत में ता, ती, ते, है आदि आते हैं। वर्तमान काल के भेद। वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं। पहला सामान्य वर्तमान काल, दूसरा तत्कालिक वर्तमान काल, तीसरा पूर्ण वर्तमान काल, चौथा संदिग्ध वर्तमान काल, पांचवा संभाव्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया का वर्तमान काल में होना पाया जाए सामान्य वर्तमान काल कहलाता है। दूसरे शब्दों में जो क्रिया वर्तमान में सामान्य रूप से होती है वह सामान्य वर्तमान काल की क्रिया कहलाती है। जैसे वह आता है, वह देखता है, दादी माला जपती हैं। दूसरा तत्कालिक वर्तमान काल, जिससे यह पता चलता है कि क्रिया वर्तमान काल में हो रही है। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, वह जा रहा है। तीसरा पूर्ण वर्तमान काल, जिससे वर्तमान काल में कार्य की पूर्ण सिद्धि का बोध होता है। जैसे वह आया है, सीता ने पुस्तक पढ़ी है। चौथा संदिग्ध वर्तमान काल, जिससे क्रिया के होने में संदेह प्रकट हो पर उसकी वर्तमान काल में संदेह ना हो, उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जैसे राम खाता होगा, वह पढ़ता होगा। उपयुक्त वाक्यों की क्रियाओं के होने में संदेह है, अतः ये संदिग्ध वर्तमान काल की क्रियाएं हैं। पांचवा संभाव्य वर्तमान काल, जिससे वर्तमान काल में काम के पूरा होने की संभावना रहती है। जैसे वह आया हो, वह लौटा हो। भूतकाल क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का बोध होता है उसे हम भूतकाल कहते हैं। सरल शब्दों में जिससे क्रिया से कार्य की समाप्ति का बोध हो उसे भूतकाल क्रिया कहते हैं। जैसे वह खा चुका था, राम ने अपना पाठ याद किया, मैंने पुस्तक पढ़ ली थी। उपयुक्त सभी वाक्य बीते हुए समय में क्रिया के होने का बोध करा रहे हैं, अतः ये भूतकाल के वाक्य हैं। भूतकाल को पहचानने के लिए वाक्य के अंत में था, थे, थी आदि आते हैं। भूतकाल के भेद। भूतकाल के 6 भेद होते हैं। पहला सामान्य भूतकाल, दूसरा आसन भूतकाल, तीसरा पूर्ण भूतकाल, चौथा अपूर्ण भूतकाल, पांचवा संदिग्ध भूतकाल, छठा हेतुमंद भूतकाल। पहला सामान्य भूतकाल, जिससे भूतकाल की क्रिया के विशेष समय का ज्ञान ना हो उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे मोहन आया, सीता गई, श्री राम ने रावण को मारा। उपयुक्त वाक्यों की क्रियाएं बीते हुए समय में पूरी हो गई, अतः ये सामान्य भूतकाल की क्रियाएं हैं। दूसरा आसन भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया अभी कुछ समय पहले ही पूर्ण हुई है उसे आसन भूतकाल कहते हैं।
इससे क्रिया की समाप्ति निकट भूत में या तत्काल ही सूचित होती है। जैसे मैंने आम खाया है, मैं अभी सोकर उठी हूँ, अध्यापिका पढ़ाकर आई है। उपयुक्त वाक्यों की क्रियाएं अभी अभी पूर्ण हुई है, इसलिए ये आसन भूतकाल की क्रियाएं हैं। तीसरा, पूर्ण भूतकाल। क्रिया के उस रूप को पूर्ण भूत कहते हैं जिससे क्रिया को समाप्ति के समय का स्पष्ट बोध होता है कि क्रिया को समाप्त हुए काफी समय बीता है। क्रिया के जिस रूप से उसके बहुत पहले पूर्ण हो जाने का पता चलता है उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे उसने श्याम को मारा था, अंग्रेजों ने भारत पर राज किया था। उपयुक्त वाक्यों में क्रियाएं अपने भूतकाल में पूर्ण हो चुकी थी, अतः ये पूर्ण भूतकाल की क्रियाएं हैं। पूर्ण भूतकाल में क्रिया के साथ था, थी, थे, चुका, चुकी आदि आते हैं, उसे हम पूर्ण भूतकाल कहते हैं। चौथा, अपूर्ण भूतकाल। जिससे यह ज्ञात होता है कि क्रिया भूतकाल में हो रही थी किंतु उसकी समाप्ति का पता नहीं चलता। जैसे सुरेश गीत गा रहा था, रीता सो रही थी। उपयुक्त वाक्यों में क्रियाएं से कार्य के अतीत में आरंभ होकर अभी पूरा न होने का पता चल रहा है, अतः ये अपूर्ण भूतकाल की क्रियाएं हैं। पांचवा, संदिग्ध भूतकाल। भूतकाल की क्रिया के जिस रूप से उसके भूतकाल में पूरा होने में संदेह हो उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। इससे यह संदेह बना रहता है कि भूतकाल में कार्य पूरा हुआ या नहीं। जैसे तू गया होगा, बस छूट गई होगी, दुकानें बंद हो चुकी होंगी। उपयुक्त वाक्यों की क्रियाएं से भूतकाल में काम पूरा होने में संदेह का पता चलता है, अतः ये संदिग्ध भूतकाल की क्रियाएं हैं। छठवां, हेतु हेतुमंद भूतकाल। यदि भूतकाल में एक क्रिया के होने या न होने पर दूसरी क्रिया का होना या न होना निर्भर करता है तो वह हेतु हेतुमंद भूतकाल कहलाती है। इससे यह पता चलता है कि क्रिया भूतकाल में होने वाली थी पर किसी कारण न हो सका। यदि तुमने परिश्रम किया होता तो पास हो जाते, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। उपयुक्त वाक्यों की क्रियाएं एक दूसरे पर निर्भर है। पहली क्रिया के न होने पर दूसरी क्रिया भी पूरी नहीं होती है, अतः ये हेतु हेतुमंद भूतकाल की क्रिया कहलाती है। भविष्यकाल। भविष्यकाल के 3 भेद होते हैं। पहला, सामान्य भविष्यकाल। दूसरा, संभाव्य भविष्यकाल। तीसरा, हेतु हेतुमंद भविष्यकाल। पहला, सामान्य भविष्यकाल। क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में सामान्य ढंग से होने का पता चलता है उसे सामान्य भविष्यकाल कहते हैं। इससे यह प्रकट होता है कि क्रिया सामान्यतः भविष्य में होगी। जैसे बच्चे कैरम बोर्ड खेलेंगे, वह घर जाएगा, दीपक अखबार बेचेगा। उपयुक्त वाक्यों में क्रियाएं भविष्य में सामान्य रूप से काम के होने की सूचना दे रही है, अतः ये सामान्य भविष्यकाल की क्रियाएं हैं। दूसरा, संभाव्य भविष्यकाल। क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में होने की संभावना का पता चलता है उसे संभाव्य भविष्यकाल कहते हैं। जिससे भविष्य में किसी कार्य के होने की संभावना होती है। जैसे शायद चोर पकड़ा जाए, परीक्षा में शायद मुझे